जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। नमस्कार सभी साथियों को। तो दोस्तों, हम बात करेंगे बिहार दरोगा की न्यू प्रैक्टिस सेट, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हम जितने भी प्रैक्टिस सेट चलाते हैं सारे के सारे जो है हर दिन जो आपको चेंजेस यानी कि बदले हुए प्रैक्टिस सेट नज़र आएंगे। तो पिछले वाला क्लास अगर नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखें। वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कई सारी जानकारियाँ वहाँ पे शेयर की जाती है, तो ज़रूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जुड़ने का प्रयास करें। अगर वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कोई वीडियो के नीचे सुझाव देना चाहते हैं कोई, तो ज़रूर कमेंट करके सुझाव भी देना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा डोज करेंगे, तब जाके सेट स्टार्ट करेंगे। एक्स्ट्रा डोज हम वो करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, वक्त को हम जीत नहीं सकते। वक्त को हम जीत नहीं सकते हैं, वक्त से सिर्फ सीख सकते हैं। सही बात है, वक्त को आज दिन तक कोई नहीं जीत सका है और ना कोई जीत सकेगा। तो बात कर लेते हैं वक्त की। तो वक्त बहुत ही अनमोल होता है और कीमती होता है। इसे हमें सही तरीके से और सही वक्त पे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। बस अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो चलिए हम बात करते हैं, आज कुछ साइंस के सवाल हैं कि विटामिन की कमी से होने वाले रोग को क्या क्या होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग की हम बात करें तो रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, इन्फेक्शन, मोतियाबिंद, ड्राई डल स्किन जो है, ये सारे के सारे विटामिन ए से होने वाले रोग हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछे तो क्या होता है, रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है और एक गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन बी 1 की बात करें तो बेरी बेरी विटामिन बी 1 की कमी से होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं विटामिन बी 2 की। तो विटामिन बी 2 की कमी से हम बात करें तो त्वचा का फटना, त्वचा फटने लगता है। विटामिन बी, आंखें का लाल होना, आंख अगर लाल किसी का देखते हैं तो लाल होने लगता है और त्वचा भी फटने लगता है। ये विटामिन बी 2 की कमी के कारण होता है। विटामिन बी 3 की बात करें तो राइबोफ्लोविन जो है विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम, पेंटोथेनिक विटामिन बी 3 का नाम है। बात करते हैं त्वचा का दाद होना, दाद जो होने लगता है, ये विटामिन बी 3 की कमी से होता है। और विटामिन बी 5 का नाम होता है, ये पेंटोथेनिक जो है विटामिन बी 5 का नाम है। ठीक है, नियासिन या इसे होता है पेलाग्रा जो है विटामिन बी 3 की कमी के कारण भी होता है। बात कर लेते हैं विटामिन बी 5 का बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि का होने लगना, विटामिन बी 5 की कमी से होता है। अब विटामिन बी 6 की हम बात कर लेते हैं तो कमी से क्या होता है। विटामिन बी 6 की कमी से एनीमिया होता है, त्वचा रोग होता है। अब विटामिन बी 12 की पायरोक्सिन, इसे विटामिन बी का रासायनिक नाम है। साइनोकोबालामिन जो विटामिन बी 12 का नाम है, जिसकी कमी से हम बात कर लेते हैं ग्लोसाइटिस रोग, मोगाब्लोब्लाइटिक एनीमिया रोग होता है। अब विटामिन ई की कमी से हम बात कर लेते हैं तो बॉडी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, साथ साथ प्रजनन क्षमता में कमी भी हो जाता है विटामिन ई की कमी से, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। विटामिन के का नाम बात करें तो इसकी कमी से हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, यानी कि रक्त जो है बहते लगता रहता है शरीर में। अगर कहीं पे कट जाता है शरीर, तो रक्त जो है थक्का नहीं बनता, ये निरंतर जो बहते रहता है, तो इसे हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, इसी को कहते हैं। विटामिन के का रासायनिक नाम बात करते तो क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन जो है विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। तो अब बात कर लेते हैं विटामिन के अलावे और जो है कुछ एक्स्ट्रा फैट की हम और बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं 2023 के एग्जाम के लिए। ग्रांट का कुछ क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट क्या है। तो वंदे भारत की पहली महिला लोको पायलट की हम बात करें तो क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सुरेखा शंकर यादव की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सुरेखा शंकर यादव है जो वंदे भारत को पहली महिला जो है वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया है। ये पहली महिला, इनके नाम रिकॉर्ड हो गए हैं वंदे भारत चलाने का। अब वही बात करते हैं सुरेखा शंकर यादव की बात करते हैं, भारतीय रेल की पहली महिला लोको पायलट, भारतीय रेल की पहली महिला लोको पायलट भी है और वंदे भारत चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट भी हो गए हैं। अब वह 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव के खाते में एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। हाल ही में वह सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली देश की पहली महिला बन गई है। ये सारे नोट, ये जो पॉइंट है ये आपको ध्यान रखने हैं, नोट कर लेने हैं।
सुरेखा शंकर यादव के बारे में। उन्होंने सोलापुर स्टेशन और मुंबई के, ये भी आपको पूछे जा सकते हैं, किन दो स्टेशनों के बीच, सोलापुर रेलवे स्टेशन और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच जो है इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का सफल संचालन किया है। तो चलाकर सफल संचालन अपने नाम रिकॉर्ड कर लिया है। तब बात कर लेते हैं अन्य प्रमुख महिला पायलट की। तो देख सकते हैं अन्य प्रमुख महिला पायलट की हम बात कर लेते हैं। सरला ठकराल की बात करें तो यह विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। सरला ठकराल विमान उड़ाने वाले, उन्होंने 21 साल की उम्र में 1936 में इजिप्सी मौत सोलो उड़ान भरी थी। अब बात करते हैं शिवांगी स्वरूप की। तो बिहार के मुजफ्फरपुर की सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप ने नौसेना की पहली महिला पायलट बनने का गौरव हासिल किया है। नौसेना की, आपको ध्यान रखना है, शिवांगी स्वरूप, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब शिवांगी सिंह की बात करते हैं, भारत की पहली महिला राफेल फाइटर जेट प्लान यानी कि राफेल उड़ाने वाली पहली शिवांगी सिंह, ये वाराणसी की है। तो गणतंत्र दिवस परेड में 2022 में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा थी। तो ये कौन है? शिवांगी सिंह, राफेल उड़ाने वाली, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भावना कंठ की। तो यह जून 2016 में अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ भारतीय वायुसेना में पहली महिला फाइटर पायलट के तौर पर शामिल हुई थी। कौन? भावना कंठ, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं सानिया मिर्जा की। तो सानिया मिर्जा की हम बात कर लेते हैं, क्या हो जाएगा। तो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली सानिया मिर्ज़ा देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही है। तो सानिया मिर्ज़ा देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनने जा रही है। वही बात करें जोया अग्रवाल की। 2013 में जोया अग्रवाल बोइंग 777 उड़ाने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी थी। ये आपको ध्यान रखें, भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन? जोया अग्रवाल, जो बोइंग से 777 उड़ाने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप सबको बहुत ही पसंद आया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। हम इसी तरह जो हमारा कंटेंट जो है, जितने भी वीडियोस हैं, सारे के सारे वीडियोस में इसी तरह के कंटेंट लाते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सेट की। तो आज का हमारा सेट का पहला सवाल है। इस सेट का पहला सवाल की हम बात करें तो बोध गया में बौद्ध मंदिर बनाया गया जहाँ कहाँ बनाया गया? तो जहाँ क्या था? तो बात कर लेते हैं, यह जो बनाया गया था गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वहाँ बोध गया में बौद्ध मंदिर बनाया गया था। अब बात करते हैं कि किस नदी के किनारे जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? फाल्गु यानी कि निरंजना नदी के किनारे हुआ था। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बात करते हैं सर्वाधिक जो है इस भाषण जो दिए थे श्रावस्ती में दिए थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी मृत्यु की बात करते हैं कुशीनगर में, तो इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था। तो सुधोधन था इसके पिता का नाम। अब वही बात करते हैं माता का नाम, तो महामाया इसके माता का नाम। बेटे का नाम बात करते हैं राहुल, इसके बेटे का नाम था। तो बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो 16 महाजनपद के युग की बात करें, मथुरा की हम बात करें तो किसकी राजधानी थी? मथुरा की हम बात करें तो यह जो है सूरसेन की राजधानी थी। किसकी? सूरसेन की। अब बात करते हैं और भी की राजधानी की बात कर लेते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। कौशल की श्रावस्ती, बात करते हैं अंक की चंपा, बज्जी की वैशाली, मल्ल की हम बात कर लेते हैं। तो मल्ल की कहाँ थी? तो कुशीनगर या पावापुरी, ये मल्ल की राजधानी थी। चेदी की शक्तिमती और वत्स के कौशाम्बी, कुरु की प्रदस, इंद्रप्रस्थ, पंचाल के क्षेत्र अब बात करते हैं पंचाल दक्षिण का उत्तर का क्षेत्र, पंचाल दक्षिण का कौंपिल्य, मत्स्य के विराटनगर, सूरसेन के मथुरा और अस्मक की पोटली। और अंगुत्तर निकाय में बात कर लेते हैं, किस निकाय में? अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वहीं बात करते हैं सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य की हम बात करते हैं, अभिलेखिक साक्ष्य की हम बात करते हैं, तो कहाँ मिला था? तो एरन अभिलेख में मिला था। किसमें? तो ये मिला था कहाँ पे? तो एरन अभिलेख में मिला था, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो स्वयं स्वीकार किसने नहीं की थी? बात करते हैं मेवाड़ ने स्वीकार नहीं की थी। अकबर की बात करें तो मुगल साम्राज्य के मूर्ख शासक थे और हिंदी कला के साहित्य
स्वर्ण जो है अकबर के काल को कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राजा टोडरमल जो भू राजस्व प्रणाली के लिए बहुत विख्यात था, अकबर के समय में ही अकबर से ही संबंधित था। बात करते हैं भू राजस्व मंत्री था कौन, राजा टोडरमल। अब वही बात करते हैं मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था, तो तांबे की सिक्का की बात करते तो दाम कहलाता था। अब वही बात करते हैं किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, यानी कि किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। तो यह हम बात कर लेते किसके शासन में था, तो बात कर लेते यह मोहम्मद शाह के समय में था। मोहम्मद शाह का शासनकाल की बात 1719 से लेकर 48 तक था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बात करते हैं वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। वंदे मातरम गीत की हम बात करें तो यह किसके द्वारा लिखा गया था, तो बात करते हैं राइट आंसर की, तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। कैसे याद रखना है, तो बहुत से वंदे मातरम, बहुत से बंकिम चटर्जी। बात करते हैं राष्ट्रगान की, तो राष्ट्रगान की किसने लिखा था, हाँ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं किसी भी यानी कि संसद का जो सत्र स्टार्ट होते हैं तो किससे होता है, तो राष्ट्रगान से जो है, राष्ट्रगान से स्टार्ट होता है और अंत होता है किससे, राष्ट्रगीत से, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वही बात कर लेते हैं बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ, तो कब, तो दोबारा जो विभाजित हुआ किसके विरोध के फलस्वरूप या कब विभाजित हुआ, तो 1911 में। इसी समय जो बंगाल जो विभाजन हुआ था, तो बंगाल की कोलकाता से राजधानी भारत की दिल्ली ले गया था, स्थानांतरित कर दिया गया था, और 1912 में जो है दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन गया था, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में हुआ था। अब वही बात कर लेते हैं दांडी यात्रा के साथ गीत में से क्या प्रारंभ हुआ था। दांडी यात्रा के साथ गीत में से क्या प्रारंभ हुआ था, तो ये क्या प्रारंभ था, सविनय आंदोलन हुआ था स्टार्ट। कब सविनय आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो ये कब हुआ था, 12 मार्च 1930 में ये आरंभ हुआ था। कब तक चला था, ये 6 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल तक चला था। कितना दिन चला था, 24 दिन तक। ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी, तो वर्ष 1946 में यह बात किसके द्वारा कही गई थी, तो बात करते हैं सरदार पटेल के द्वारा यह बात कही गई थी। अब वही बात करते हैं भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो आरोही क्रम क्या होना चाहिए, तो सबसे बात करते हैं आरोही क्रम मतलब क्या होगा, तो आरोही क्रम हुआ बढ़ते क्रम। क्या हुआ, आरोही मतलब हुआ बढ़ते क्रम। तो बात करते हैं बढ़ते क्रम क्या है, नेपाल छोटा है, इससे बड़ा पाकिस्तान का सीमा है, पाकिस्तान से बड़ा चीन का है, और चीन से सबसे बड़ा बांग्लादेश का। नहीं, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ सीमा लगता है, दूसरे नंबर चीन के साथ, तीसरा पाकिस्तान, तब नेपाल, और सबसे छोटा सीमा जो बात करते हैं अफगानिस्तान के साथ लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश के साथ कितना सीमा लगता है, 4096, ये भी आपको ध्यान रखना है। 4096 किलोमीटर जो बांग्लादेश से सीमा लगता है भारत की। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो क्या, खड़गपुर पहाड़ी की बात करें तो ये भूतात्विक दृष्टि से पुराना है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े गंगा नदी नहीं बहती है। प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किसमें गंगा नदी नहीं बहती है, तो हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कहाँ नहीं बहती है। तो यहाँ बात करते हैं तो दरभंगा मुंगेर जो है यहाँ पे गंगा नदी बहती है। अब वही बात कर लेते हैं पूर्णिया भागलपुर में भी बहती है, तिरहुत और सारण में भी बहती है। अब वही बात करते हैं कोसी मगध में नहीं बहती, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है। तो जोड़ा गलत आपको चुनने हैं, तो कौन सा जोड़ा गलत हो जाएगा, तो चलिए हम बात कर लेते हैं गलत जोड़ा का चयन करते हैं। कोटा की बात करते हैं चंबल नदी के किनारे, बिल्कुल सही। भुवनेश्वर की बात करते हैं महानदी के किनारे स्थित है, ये गलत है।
ये इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब वही बात करते हैं, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बिल्कुल सही है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे बिल्कुल सही है। अब ये आपको कमेंट करके बताना है भुवनेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है, ये वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब बात कर लेते हैं गंगा नदी, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। तो पुरानी ऐसे आपको कैसे याद रखना है, तो पुरानी कोई भी चीज़ रहते हैं, जैसे भंगा फूटा जो है आप कबाड़ी में बेच देते हैं, तो भंगा फूटा क्या होगा, तो पुरानी कछारी मिट्टी हो जाए, बांगड़ हो गया। नया नया जो भी कोई भी चीज़ आता है खाने का खूब मन करता है, तो नई खा, इसे याद रखना, नई खा, नए नए चीज़ आप खाने का बहुत ही दिलचस्पी रहता है, खाने का मन करता है, तो ये हो गया नया जो है, नई मिट्टी को कहेगा कहा जाता है खादर, किसको, नई जलोढ़ मिट्टी को। अब पुरानी होता है ऐसे याद रखना, भंगा फूटा ऐसे भी कबाड़ी में आप बेच देते हो, तो बांगड़ जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाता है, ये इसे आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं नेपथन बेपल पहाड़ी, नेपथन बेल पहाड़ी क्या होता है, नेपथन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया, तो ये ऐसे भी ध्यान, जैसे ही तिलैया आ गया तो ये बड़ाकर नदी हो गया। मैथन और बेल पहाड़ी ये भी इसके इसी पे आधारित है, यानी कि बनाए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं पीत क्रांति संबंधित है, पीत क्रांति की अगर हम बात करते हैं यह किससे संबंधित है, तो यह जो संबंधित है तिलहन उत्पादन से, यानी पीली क्रांति या पीत क्रांति दोनों दे दिया जाता है। नीली क्रांति की बात करें मत्स्य उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, अनाज उत्पादन, हरित क्रांति अनाज उत्पादन से। अब बात कर लेते हैं संगमरमर क्या है, तो संगमरमर की हम बात करते हैं यह क्या है, तो यह बात करें कयांतरित चट्टान जो है संगमरमर हो जाते हैं। अवसादी चट्टान में क्या पाए जाते हैं, तो ये बात करते हैं तेल जो है खनिज तेल अवसादी चट्टान में ही पाए जाते हैं। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित 19 नंबर आपको करने हैं, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बात करते हैं पतरातु की बात करते हैं तापीय ऊर्जा से संबंधित है, बिल्कुल सही, पतरातु तापीय ऊर्जा। झाकड़ी की बात करते हैं जल विद्युत ऊर्जा। कल्पक्कम की बात करें नाभिकीय ऊर्जा। कोरबा की बात करें तो ये पवन ऊर्जा, कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे भी तापीय ऊर्जा है ना कि पवन ऊर्जा, यहाँ पे इसका राइट आंसर डी हो जाए। तो इसका हम आंसर की बात करें तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब वही बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, इसको सूची 1 को सूची 2 में मिलान करने हैं, तो चलिए हम मिलान कर लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से। तो यहाँ पे दिया गया आंसर रेल कोच फैक्ट्री की बात करें तो ये कहाँ है, तो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है। तो व्हील एवं हेक्सल संयंत्र की हम बात करते तो ये कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। डीजल लोकोमेटिक वर्क की हम बात करते तो ये कहाँ पे है, वाराणसी में है। अब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की बात करते तो ये पेरम्बूर में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ की हम बात करते हैं किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है, तो नवीन मोरदार पर्वतों में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है, तो किसी देश की राजधानी नहीं, तो चलिए बात करते हैं कैनबरा की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया की शहर है, यही इसका जो है जो आंसर सही हो जाएगा। यानी कि 22 का हम बात करते हो तो बात कर लेते हैं इसका क्या हो जाएगा, यानी कि किसी देश की राजधानी नहीं है, तो वेलिंगटन की, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। रियाद जो है सऊदी अरब का रियाद जो है ये सऊदी अरब की राजधानी है। तो सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया की क्या है, ये जो है एक शहर है, तो इसका राइट आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम की हम बात करते हैं यह जो है तो क्या होगा, एक सागरीय गर्म जलधारा है, क्या जेट क्या है, यह एक सागरीय गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का, यानी कि एक महासागरीय धारा है, यानी कि गर्म जलधारा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पाक खाड़ी किन के बीच है, तो पाक खाड़ी आप सभी को पता है इनकी यह जो है किन के बीच अवस्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो पाक की खाड़ी यानी श्रीलंका और भारत के बीच जो है पाक, यानी कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो है, यहाँ पे जैसे कि भारत है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा अपना प्यारा भारत है, यहाँ पे ऐसे करके श्रीलंका है, तो इन्हीं के बीच में जो है पाक की खाड़ी स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत और श्रीलंका के बीच कभी तमिलनाडु श्रीलंका भी दे दिया जाता है, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के बीच भी ये भी दिया जाता है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है सूची 1 को सूची 2 में फिर से मिलान करना है, तो मिलान करना है तो चलिए संवैधानिक प्रावधान और स्रोत
कहाँ कहाँ से क्या स्रोत लिया गया है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें स्रोत की कहाँ कहाँ से क्या लिए गए हैं। तो इसका हम बात कर लेते हैं विधि का शासन। तो क्या होगा, विधि का शासन इंग्लैंड से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो ये जापान से लिया गया। राष्ट्रपति का विचार अर्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, यह किसके द्वारा लिया गया है। तो हम बात करते हैं बात कर लेते हैं यह जो लिया गया है, तो यह कहाँ से लिया गया है। तो हम बात कर लेते हैं यह जो लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचार अर्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना है, कनाडा से लिया गया है। अब वही बात कर लेते हैं विस्तृत उभयनिष्ठ सूची की बात करते हैं, ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो विधि द्वारा से ये इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे दिया गया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित आपको चुनने हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन, बिल्कुल सही है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से संविधान से लिया गया। भाग 3 की बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है, बिल्कुल ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अब मूल कर्तव्य की बात करें तो ये जो है भाग 4 में दिया है, 5 में दिया है, ये गलत है। मूल कर्तव्य क्या होगा, 4 के को यानी कि ए में मूल कर्तव्य वर्णन है। तो ये मूल कर्तव्य की बात करें तो कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के से बाहर हुई। तो भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु की बात करें तो देश से बाहर हुई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है देश से बाहर यानी कि लाहौर में हुई थी। यानी कि 1928 में जो है साइमन कमीशन में के द्वारा जो है इसे जो है लाठी के प्रहार से जो है इसकी मौत हो गई थी, लाठियों के चोट से, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है। तो शून्यकाल की बात करें संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है, तो ये भारत की देन है। शून्यकाल की बात करें तो ये भारत की देन है। शून्य आधारित बजट अगर पूछे तो ये अमेरिका की देन है। किसे, शून्य आधारित बजट अमेरिका की देन और शून्यकाल भारत की देन, ये आपको ध्यान रखना है। अब वही बात करते हैं उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है। तो परामर्श लेने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब वही बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस पर प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन के 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो ये कहा गया है, किसमें कहा गया है, तो बात कर लेते हैं यह जो विधानसभा के 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो सिक्किम में जो है यह निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा में यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा, यानी विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में क्या है, तो ये जो है और जो है विधानसभा सीट जो है 60 से कम है। कितना है, 40 शायद इसमें 40 है। और पुदुचेरी में कितना है, तो इसमें 32 ही पुदुचेरी में विधानसभा सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो बात करते हैं हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, ये भी सही है। बाह्य आक्रमण के आधार पर, ये भी सही। युद्ध के आधार पर, ये भी सही है। उपयुक्त वर्णित सभी कारणों के आधार पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी कि डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। तो चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं है, तो हम बात कर लेते हैं चुनाव आयोग से संबंध, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये चुनाव आयोग का संबंध इससे संबंधित नहीं है। चुनाव चिन्ह बंटवारा करना, ये है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये भी है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से करना, ये भी है। तो राइट आंसर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सिक्किम एक नया राज्य बना है, तो सिक्किम की है बात करते हैं नया राज्य कब बना है, तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम जो 1975 में नया राज्य सिक्किम बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम क्या है, सिक्किम जो जैविक खेती पूर्णतः 100% जैविक खेती करने वाला पहला राज्य भारत का बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है, किसका संबंध नहीं है? तो चलिए बात कर लेते हैं। सामान्य सभा की इसका है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की इसका भी है, ट्रस्टीशिप काउंसिल की है, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की नहीं है। तो इसका हम बात करते हैं कहाँ पे है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करते तो लंदन में है। यह मानवाधिकार आयोग से संबंधित है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। बात करें अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस की अगर हम बात करें तो यह कब मनाया जाता है, तो यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है, पुरुष दिवस और शौचालय दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस यानी कि यूएनओ दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सत्य नहीं है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है, तो हम बात कर लेते हैं कौन सा नहीं है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक घना वन है, ये भी सही है। तो अब बात करते हैं नागालैंड भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है, ये गलत है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य की हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा, तो ये मध्य प्रदेश है। हरियाणा जो भारत का सबसे कम वनाच्छादित राज्य है, ये भी जो है सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो सही आंसर नागालैंड गलत है। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो गलत युग्म का आपको चयन करना है। तो गलत युग्म की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अमजद अली खान की बात करें तो तबला वादक दिया गया, ये गलत है। अमजद अली खान, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अमजद अली खान की बात करें तो सरोद वादक है, क्या है, सरोद वादक। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक। हेमा मालिनी की बात भरतनाट्यम से। शंभू महाराज की बात करें तो लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, ये सारी कथक से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वेमनाथ झील किस राज्य में स्थित है। वेमनाथ झील की अगर हम बात करें तो यह किस राज्य में स्थित है, तो यह केरल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चिल्का झील कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है। अब बात करते हैं मसाला बॉन्ड के बारे में क्या गलत है। तो मसाला बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये गलत क्या है, तो गलत की हम बात करते हैं, यह बॉन्ड विदेशी निवेशकों से धन एकत्रित करने के लिए देश के बाहर किसी भारतीय संस्था द्वारा जारी किए जाने वाला बॉन्ड है। तो ये जो है बात करते सही है। इस बॉन्ड को विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है, ये गलत है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पहला मसाला बॉन्ड 2014 में लाया गया, तो बिल्कुल सही है। बात करें इस बॉन्ड का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई है। तो दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई है, तो बात करते हैं बीपी सिंह के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 3 वर्ष पहले जो पिता की आयु उसके पुत्र की आयु क्या था, 7 वर्ष थी, और इस समय पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु की हम बात करते क्या हो जाएगा, तो बात करते हैं कि वर्तमान आयु की 3 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु कितना गुनी थी, तो पिता और पुत्र की 7 गुनी थी। तो हम बात करते हैं कैसे 3 वर्ष पहले, तो कितना हो जाएगा, ये 3 वर्ष पहले जो था पिता पुत्र के, हम ऐसे ऑप्शन डी ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 45 है, 3 वर्ष पहले 42 हो जाएगा। और ये क्या पिता पुत्र की आयु, तो ये 6 वर्ष होगा। कितना 7 गुनी ऐसे भी दिख रहा है, 6 से 42 7 गुनी है, तो वर्तमान आयु क्या होना चाहिए, 45 हो जाएगा। 45 और 9 5 गुनी है, 9 से 45, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं रीना अपने स्कूल के एक पार्क में वृत्ताकार दौड़ रही है। वह 21 मीटर त्रिज्या वाले इस पथ पर 6 चक्कर लगाती है, तो रीना कितने मीटर दौड़ पूरी किया है, तो 6 चक्कर लगा रहा है। तो इसका जो पहले त्रिभुज का जो है परिधि निकाल लेने हैं, तो परिधि निकालने के बाद क्या होगा, इसका 21 मीटर त्रिज्या दिया गया है, तो इसका राइट आंसर इसे क्या होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 792 मीटर जो है दौड़ पूरी कर चुका है। अब बात करते हैं एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपया है, तो तथा 1 किग्रा सेब का मूल्य 80 रुपया है, यानी कि एक संतरे का मूल्य 5 रुपया है, यानी कि 5.5 रुपया, एक बराबर कितना है 5.50 पैसे है। तो 1 किग्रा सेब का मूल्य की बात करें तो 1 केजी सेब का मूल्य 80 रुपया है। तो 1.5 दर्जन संतरे और एक और 3/4 किग्रा सेब का मूल्य क्या होगा। तो इसका हम बात करते हैं मूल्य क्या होना चाहिए, ये आपको जो है
बना लेने हैं बढ़िया से। तो हम बात करते हैं, इसका आंसर बता दे रहे हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, यदि एक राशि ए बी सी को क्रमशः 3, 5 और 12 के अनुपात में विभाजित की जाती है, यदि ए और बी दोनों कुल भाग का सी से 800 रुपया जो कम है, तो ए बी जो है सी से कितना है 800 रुपया कम है। तो बात करते हैं, तो ए का भाग क्या कितना होगा, तो ए का भाग आपको निकाल लेना है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे दिया गया है ए बी जो है दोनों का कुल भाग सी से 800 रुपया कम है, तो ए बी कितना है 5 3 8 है, 8 हो जाएगा, ये 12 है, तो 12 कितना 4 कम है, तो 4 क्या हो जाता है 4 इसका अंतर निकल जाता है, 4 बराबर कितना हो 800, कितना गुना है, तो ये 200 गुना है। तो 200 गुना जब है, तो अब यहाँ पे दिया गया है, तो ए का भाग कितना होगा, तो एक भाग हम बात 2 × 600 यानी 3 से गुना कर देंगे, 200 गुना 2 × 600, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, एक परीक्षा में 6 विषयों में प्राप्त कुल अंक 300 है। तो 300 है, यदि 5 विषयों में प्राप्त कुल अंकों का औसत 54 है, तो छठे विषयों का प्राप्त अंक क्या होगा, तो छठे विषयों का प्राप्त अंक क्या होना चाहिए। अगर 6 विषयों में प्राप्त कुल अंक 300 है, तो 300 भागा कितना कर देंगे 6 कर देंगे, तो कितना होगा 6 पंचे 30 यानी 50 हो जाता है आपका। तो यदि 5 विषयों का, तो अगर 5 विषयों में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे, तो यदि 5 विषयों में प्राप्त कुल अंक का औसत 54 है, तो छठे विषयों के प्राप्त अंक क्या होना चाहिए। तो यदि 5 विषयों में, तो छठे विषयों का प्राप्त अंक कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे दिया गया 5, यानी कि यदि 5 विषयों में प्राप्त अंक 54 है, तो 54 कितना हो जाएगा 54 गुने क्या करेंगे 5, कितना कर देंगे, तो 5 चौके 20 और हो जाएगा 2 25 25 2 27 270 हो गया। तो अब कितना 300 में कितना कम रह गया है, तो 300 में बात कर लेते हैं, तो 30 कम रह गया है। तो 30 अगर 5 विषयों का औसत 270 हो जाता है 54 के हिसाब से, तो छठे विषय का 30 हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कोशिका विभाजन में सहायक है, तो कोशिका विभाजन में क्या सहायक होते हैं, तो हम बात करते हैं कोशिका विभाजन में सहायक जो होते हैं, तो यह सेंट्रोसोम जो है सहायक होते हैं कोशिका विभाजन में। अब बात करते हैं आकाश में सबसे चमकदार तारा क्या है, तो आकाश में सबसे चमकदार तारा की बात करते हैं साइरस जो सबसे चमकदार तारा है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी क्या है, तो सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी की हम बात कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रिच। अगर ऑस्ट्रिच नहीं रहता तो क्या कछुआ रहता, तो कछुआ जो है सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाला जीवित रहने वाला जीव है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, तो यह किसने बताया था, तो कोपरनिकस ने बताया था। अब बात कर लेते हैं वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है, तो बादल जो तैरते हैं वायुमंडल में, तो किसके कारण तैरते हैं, तो निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। एक अश्वशक्ति किसका एकक है, इकाई है, तो एक अश्वशक्ति के बराबर जब बात करते हैं शक्ति की इकाई है। अब बात करते हैं बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है, तो बॉक्साइट की बात करें अल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो मलेरिया रिसर्च सेंटर की हम बात करें यहाँ कहाँ पे है, तो दिल्ली में है। बात करते हैं मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग क्या है, तो शरीर का प्रभावित होने वाला अंग की बात करते हैं तो प्लीहा है। डीएनए का संश्लेषण किस प्रवस्था में होता है, तो डीएनए का संश्लेषण की बात करें तो यह इंटरफेज प्रवस्था में होती है। बात करें नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय रिएक्टर में हम बात करते हैं ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, तो यह होता है नियंत्रित विखंडन द्वारा जो है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग की बात करें प्रमस्तिष्क है। क्या है प्रमस्तिष्क। बात करते हैं प्रथम परमाणु कब बनाया गया था, प्रथम परमाणु की हम बात करें तो 1900 कब बनाया था, तो क्या होना चाहिए, तो हम बात करते हैं यह जो बनाया गया तो 1945 में बनाया था, जो कि नागासाकी पर हिरोशिमा पर 6 अगस्त जो है 1945 में गिराया गया था, और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था। अब बात करते हैं श्रीहरिकोटा परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा की बात करते हैं परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह हम बात कर लेते हैं जो स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। शायद सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है, तो सेब का हम बात करते हैं खाने योग्य भाग मांसल पुष्पासन है।
अब बात करते हैं निम्न में से कौन सा सुमेलित क्रम में है। तो सुमेलित क्रम की आपको बात करनी है तो कौन सुमेलित है, तो बात कर लेते हैं। तो रेडियम क्या हो जाएगा, रेडियम एडवर्ड जेनर की हम बात करें तो खोज है। अब बात करें पेनिसिलिन की बात करें तो क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की है। पेनिसिलिन की बात यानी कि यहाँ पे दिया गया है कौन सुमेलित क्रम में है, तो ये कह रहा है कौन सुमेलित क्रम में है। तो हम बात कर लेते हैं जो ये सुमेलित क्रम में क्या है। तो रेडियम हो जाएगा एडवर्ड जेनर, पेनिसिलिन की बात, एक्सरे की बात करते रोएंटजन हो जाएगा, चेचक की बात करें तो ये हो जाएगा एडवर्ड जेनर। ये हम बात करते गलती ये दिया गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं। चेचक की बात करते हो क्या हो जाएगा एडवर्ड जेनर, एक्सरे की बात करें तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू रोएंटजन, पेनिसिलिन की मतलब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रेडियम की बात करते हो मैडम क्यूरी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 का 2 और बी का 1, सी का 4 और डी का 3। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नीचे दिया गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने हैं तो फिर आपको मिलान करने हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं क्या हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगर हम इसको मिलान करने हैं तो क्या हो जाएगा, शून्य द्रव्यमान की बात करें तो न्यूट्रिनो जो है शून्य द्रव्यमान होगा। अब आंशिक आवेश की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, क्वार्क हो जाएगा आंशिक आवेश। आंशिक प्रचक्रण की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, पॉजिट्रॉन हो जाएगा। पूर्णांक प्रचक्रण की हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, फोनॉन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सी मूल तत्व है। ऑक्सीजन के बाद जो है सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व की बात करते हैं सिलिकॉन है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन की हम बात करें तो यह एंथोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार सहचार्य है। सहचार्य कौन सा है, तो बात कर लेते हैं इसका जो आंसर की तो कवक मूल है। तो आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है। तो नारी को नमन योजना शुरू किया है 66 का हम बात करते हैं ए यानी कि हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अब वही बात कर लेते हैं भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे जाना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो विजेंद्र कुमार सिंघल को जो है जाना जाता है जिसका हाल ही में जो है निधन हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि भारत ने अपना पहला मंकी पॉक्स का मामला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज किया है। तो केरल में किया है, कहाँ पे, केरल में। अब बात कर लेते हैं बुरहानपुर जिसे देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है तो किस राज्य में। तो बुरहानपुर की हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का जिला है। अगर वहीं पूछे राज्य में तो राज्य में तो हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य कौन बना है, तो गोवा बना है। और रेबीज मुक्त भी पहला जिला राज्य जो है गोवा ही बना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं गोवा की, तो गोवा क्या है, तो गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा है। अब बात कर लेते हैं कि किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियन का खिताब जीता है। तो सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीता है पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। तो यानी कि इसे सम्मानित किया भी जा चुका है। तो बात करते हैं शशि थरूर को किया गया है। बात करते हैं भारत में कौन सा राज्य बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर हम बाजरे की बात करें तो यह जो मध्य प्रदेश उत्पादक सबसे बड़ा राज्य है। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यह हम बात करते हैं तो एम विश्वेश्वरैया के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की हम बात करें तो यह कब मनाया जाता है। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की, तो यह मनाया जाता है 15 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। तो डीजी यात्रा कार्यक्रम की हम बात करें तो शुरू करने जा रहा है तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शुरू करने जा रहा है। बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला मैत्री स्टार्टअप की हम बात करें तो रतन टाटा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बात कर लेते हैं फहमीदा अजीम, तो जिन्हें 2022 में पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया, तो
किस देश से संबंधित है? तो हम बात करें तो यह जो है बांग्लादेश से संबंधित है। अब बात करते हैं हाल ही में खबरों में रही अंतिम बंगाल कौन सा खेल खेलती है? तो अंतिम बंगाल की बात करें तो यह कुश्ती खेलती है। बात करते हैं भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसे अनिल चौहान को नियुक्त किया गया। ये भी उत्तराखंड के ही है और पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जो था वो भी CDS बिपिन रावत, वो भी उत्तराखंड के ही थे। अब बात करते हैं विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस की हम बात करते हैं 29 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? तो यह लाया गया कुनू राष्ट्रीय उद्यान यानी कि मध्य प्रदेश में लाया गया है। अब बात करते हैं अस्थायी समुद्र पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? तो किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? ग्रीन फिन्स हब की बात करें तो UNEP से जुड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं किस गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है? तो बात कर लेते हैं यह जो घोषित किया गया है तो किसे घोषित किया? मोढेरा को घोषित किया गया जो कि गुजरात में स्थित है। बात करें यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं? तो यह जो स्थापित हुए हैं कहाँ पे? म्यांमार में विस्थापित हुए हैं। बात करते हैं BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में हम बात कर लेते हैं यह किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो रोजर बिन्नी को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ब्लक ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो ब्लक ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है किस राज्य में? यह हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में रखी है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की कोलंबिया में आयोजित वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो यह हम बात करते हैं किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा? मीराबाई चानू ने जीता है। भारत में आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे कब मनाया जाता है? आर्म फोर्सेज फ्लैग डे की हम बात करें 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अब बात करते हैं विश्व बैंक प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर वित्तीय मदद देगा? तो 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बात करें तो मदद किसको देने जा रहा है? तो बात करते हैं बांग्लादेश को देने जा रहा है। अब बात करते हैं बॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में किस फिल्म ने स्पॉटलाइट अवार्ड जीता है? तो स्पॉटलाइट अवार्ड की बात करें तो RRR ने जीता है। तो RRR की बात करें तो अभी हाल ही में इन्हें जो ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। एक साथ 2 ऑस्कर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड 2023 में हासिल किया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए। अब बात कर लेते हैं भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में स्थापित किया गया है? तो रियल टाइम गोल्ड ATM की बात करें तो स्थापित किया गया हैदराबाद में। अब बात करते हैं अनाज के लिए ग्रेन ATM कहाँ लगाया? तो गुरुग्राम में लगाया गया है। कहाँ पे? अनाज के लिए ATM जो है तो गुरुग्राम में लगाया गया है। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में नौसेना दिवस की हम बात करें तो यह मनाया जाता है कब? तो यह मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये 8 अक्टूबर को, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की ऑपरेशन धुरंधरी बिहार में क्यों शुरू किया गया था? ऑपरेशन धुरंधरी की बात करें तो बिहार में क्यों शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था बाजार में अवैध और नकली दवाओं को रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो खुदा बख्श लाइब्रेरी की बात होती है पटना में स्थित है। बात करें बिहार में प्रसिद्ध पत्थर की मस्जिद का निर्माण कहाँ हुआ है? तो बिहार में प्रसिद्ध पत्थर की मस्जिद का निर्माण की बात करें तो यह बिहार शरीफ में हुआ है। कहाँ पे? बिहार शरीफ, सॉरी बिहार शरीफ नहीं, यहाँ पटना में हुआ। कहाँ पे? पटना में। अब बात करते हैं बाबू कुंवर सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार के भोजपुर जिले में बाबू कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। अब बात कर लेते हैं 97 क्वेश्चन की। तो शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा बिहार में कहाँ है? तो हसन सूर का मकबरा की बात करते बिहार में रोहतासगढ़ में है। कहाँ पे? रोहतासगढ़ में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? सासाराम में है। अब बात करते हैं हाल ही में टाइल्स के लिए भंडार मिलने को लेकर चर्चा में रहा पीरपैंती बिहार के किस जिले में स्थित है? पीरपैंती जो है बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। और कौन सा राज्य अपने स्कूल के लिए बहुभाषीय शब्द को शुरू कर रहा है? तो बहुभाषीय शब्द को जो कर रहा है कौन सा राज्य शुरू किया है कर रहा है? तो बात करते हैं बिहार शुरू कर रहा है।
तो आज का हम बात करते हैं, आज का अंतिम प्रश्न की बात करें तो हाल ही में बिहार के पटना जिले की कीर्ति राज सिंह ने न्यूजीलैंड में संपन्न किस सब जूनियर कॉमनवेल्थ प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीतकर बिहार व देश का नाम रोशन किया है। तो बात कर लेते हैं यह जो किस खेल से संबंधित है, तो बात करें पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। किससे? पावर लिफ्टिंग से। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी और यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही यानी कि काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।